आज हम लोग इस वीडियो में साइंस के चैप्टर 6 मीन बायोलॉजी का मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर जो कि लाइफ प्रोसेस हम कंप्लीट करेंगे। मीन इसके 4 पार्ट या 3 पार्ट्स होंगे, तो आप इन वीडियो को देख करके इस चैप्टर का सारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आज हम लोग समझेंगे कि लाइफ प्रोसेस क्या होता है। तो वैसे प्रोसेस जो हमारी बॉडी को मेंटेन करने के लिए और हमारे सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है, मीन जो प्रोसेस एक साथ मिलकर के हमारी बॉडी को मेंटेन करते हैं और हमारे जिंदा रहने के लिए ज़रूरी है, उन्हें हम लाइफ प्रोसेस कंसिडर करते हैं। जैसे कि 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारी लाइफ प्रोसेस है: न्यूट्रिशन, ट्रांसपोर्टेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन। आप लोग इसमें इमोजी में देख सकते हैं, यह है न्यूट्रिशन। उसके बाद ये ट्रांसपोर्टेशन, डाइजेशन, रेस्पिरेशन एंड ये हमारा एक्सक्रीशन। ध्यान रखिएगा दोस्तों, रिप्रोडक्शन लाइफ प्रोसेस नहीं है। रिप्रोडक्शन लाइफ प्रोसेस नहीं है क्योंकि रिप्रोडक्शन हमारे सर्वाइवल के लिए ज़रूरी नहीं है, इसीलिए रिप्रोडक्शन को लाइफ प्रोसेस कंसिडर नहीं किया जाता है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। तो आप नोट में लिख सकते हैं कि रिप्रोडक्शन इज अ लाइफ प्रोसेस। मेटाबॉलिक रिएक्शन, मेटाबॉलिक रिएक्शन, मेटाबॉलिक रिएक्शंस क्या होते हैं? ऐसे रिएक्शन जो हमारे सेल्स के अंदर होते हैं, ऐसे केमिकल रिएक्शंस जो हमारे सेल्स के अंदर होते हैं, उन्हें मेटाबॉलिक रिएक्शंस कहा जाता है। ये 2 प्रकार के होते हैं: एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म में क्या होता है कि मॉलिक्यूल्स की सिंथेसिस होती है, इसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ती है। जबकि कैटाबॉलिज्म में मॉलिक्यूल्स ब्रेक डाउन होते हैं, जैसे कि रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में क्या हो रहे थे कि मॉलिक्यूल्स के ब्रेक डाउन हो रहे थे, वो छोटे-छोटे टुकड़े में ब्रेक हो रहे थे और वो दूसरे के साथ बॉन्ड बना करके नए कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहे थे। और कैटाबॉलिज्म में क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि मेटाबॉलिक रिएक्शंस क्या होते हैं, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म, ताकि आगे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो। तो रेस्पिरेशन जो है, रेस्पिरेशन जो आगे पढ़ेंगे वो क्या है, वो कैटाबॉलिज्म है। अब यहाँ एक मैंने क्वेश्चन इंक्लूड किया है, व्हाई डू वी ईट फूड। व्हाई डू वी ईट फूड मीन हम भोजन क्यों करते हैं। तो आप सबको पता होगा कि हम भोजन क्यों करते हैं, तो पेट भरने के लिए। तो ये इसका गलत आंसर है। भोजन हमें एनर्जी पाने के लिए करते हैं, ग्रोथ पाने के लिए करते हैं, जितने भी एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है उनको फुलफिल करने के लिए करते हैं। जैसे हमारे सेल्स के, बॉडी के सेल्स के अंदर लाखों मिलियंस ऑफ केमिकल रिएक्शंस होते हैं, तो उन रिएक्शंस को होने के लिए, अधिक रिएक्शंस को हमारे सेल्स के अंदर जो रिएक्शन होते हैं उनको होने के लिए, कंप्लीट होने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ती है। इसलिए हमें फूड से क्या मिलता है, न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। वो न्यूट्रिएंट्स फर्दर क्या होते हैं, डाइजेशन के थ्रू ब्रेक डाउन होकर के ग्लूकोज फॉर्म करते हैं, मीन C6H12O6 बनाते हैं, जो कि ग्लूकोज का केमिकल फॉर्मूला है। और रेस्पिरेशन की प्रोसेस में क्या होता है, ये उसके साथ कंबाइन, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर के एटीपी फॉर्म करता है, जिससे कि हमें एनर्जी मिलती है। तो एनर्जी कह सकते हैं कि एनर्जी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए। और जब एनर्जी मिलेगी तो हमारे जितने भी डैमेज टिश्यू सेल्स हैं वो रिपेयर हो जाते हैं। वो मीन कैसे, वो जो एनर्जी है वो उनके लिए दवा का काम करती है, तो हमें इसलिए फूड की ज़रूरत पड़ती है। अब आते हैं हमारा फर्स्ट लाइफ प्रोसेस पे, न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या होता है, तो इनटेक ऑफ फूड एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फूड टू फुलफिल एनर्जी नीड्स, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। मीन भोजन को लेना और उससे एनर्जी की प्राप्ति करना, जो ये प्रक्रिया है, उसी प्रोसेस को, उसी प्रक्रिया को हम लोग न्यूट्रिशन कहते हैं। न्यूट्रिशन फर्दर 2 प्रकार के होते हैं। न्यूट्रिशन फर्दर 2 प्रकार के होते हैं। पहला है ऑटोट्रॉफिक। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिज्म खुद ब खुद अपने से अपना भोजन तैयार करते हैं, जैसे ग्रीन प्लांट्स एंड एल्गे। ये क्या है, ये ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन परफॉर्म करते हैं। ये ऑर्गेनिजम्स है, ये ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन परफॉर्म करते हैं, मीन वो अपना भोजन खुद ब खुद बनाते हैं। और ऑर्गेनिज्म हु परफॉर्म ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स। जो भी ऑर्गेनिज्म ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन परफॉर्म करते हैं या इस प्रोसेस के थ्रू अपना भोजन तैयार करते हैं, उन्हें हम लोग ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। कह सकते हैं एल्गे, ग्रीन प्लांट्स, ये क्या है, ऑटोट्रॉफ्स हैं। और ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के भी फर्दर 2 प्रकार के होते हैं: फोटोसिंथेटिक न्यूट्रिशन एंड केमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन ऐसा प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना फूड तैयार करते हैं लाइट एनर्जी का इस्तेमाल करके, मीन सनलाइट का इस्तेमाल करके। एग्जांपल है ग्रीन प्लांट्स, साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गे एंड यूग्लेना। कभी कभार केस बेस में ये एग्जांपल्स पूछ देते हैं। और केमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना फूड केमिकल एनर्जी का इस्तेमाल करके अपने फूड को प्रिपेयर करते हैं और तैयार करते हैं। मीन उनके सराउंडिंग्स में जितने भी केमिकल एनर्जी हैं उनको, उनकी मदद से वो अपना भोजन तैयार करते हैं। एग्जाम्पल है पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। न्यूट्रिशन का दूसरा प्रकार है हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिज्म डिपेंड होते हैं अपने फूड के लिए, दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड होते हैं। फूड एनिमल्स या ऑर्गेनिजम्स या प्लांट्स पे अपने फूड के लिए डिपेंड होते हैं। तो वी आर हेटरोट्रॉफ, मीन हम लोग हेटरोट्रॉप्स हैं। और हेटरोट्रॉप्स किसे कहते हैं, जो ऑर्गेनिज्म हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के थ्रू अपना भोजन लेते हैं उन्हें हेटरोट्रॉप्स कहा जाता है। मीन अब आप लोग के माइंड में एक सवाल आ रहा होगा कि हम लोग भी तो अपना भोजन खुद से तैयार करते हैं, पर ऐसा नहीं है। हम लोग अपना भोजन को पकाते हैं, बनाते नहीं। इसीलिए हम लोग हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन परफॉर्म करते हैं। हमें अपने भोजन के लिए पेड़ पौधों पे, फसल पे या जानवरों पे निर्भर होना पड़ता है। तो एग्जाम्पल हो जाएगा हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का ह्यूमन, एनिमल्स, अमीबा, ये सारे हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन परफॉर्म करते हैं। क्या आपको पता है एक प्लांट भी हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन पर परफॉर्म करता है? सारे प्लांट्स नहीं, पर एक प्लांट है जो हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के थ्रू अपना भोजन प्रिपेयर करता है। वो हम लोग आगे वीडियो में देखते हैं, तो बने रहिए हमारे साथ।
हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के भी फर्दर 3 प्रकार होते हैं। पहला होलोजोइक, दूसरा सेप्रोफाइटिक, तीसरा पैरासिटिक। तो एक-एक करके हम तीनों को देखते हैं। तो होलोजोइक हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ये एक ऐसा न्यूट्रिशन का प्रोसेस है, ऐसा हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का प्रोसेस है जिसमें सॉरी दोस्तों यहाँ स्पेलिंग गलत हो गई है। इंजेशन होगा, डाइजेशन, अब्जॉर्प्शन, असिमिलेशन एंड इजेशन, ये सारे प्रोसेसेस इंक्लूड होते हैं। मीन इजेशन कह सकते हैं फूड को लेना, डाइजेशन उसका ब्रेकडाउन होना, अब्जॉर्प्शन उसका एब्जॉर्ब होना और सारे सेल्स तक जाना, और इजेशन मीन जितने भी अनडाइजेस्टेड फूड हैं उन्हें बाहर आना। ये सारे टर्म्स के डेफिनेशन आपको आगे वीडियो में मिल जाएंगे। तो ऐसा न्यूट्रिशन का प्रोसेस जिसमें इजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन एंड एसिमिलेशन एंड इजेशन इंक्लूड हो, उस हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को हम लोग होलोजोइक हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। जैसे एग्जांपल आपके एनिमल्स हो गए, एनिमल्स यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे अमीबा और पैरामीशियम, ये सारे क्या हैं, होलोजोइक न्यूट्रिशन परफॉर्म करते हैं। एनिमल्स में ह्यूमंस भी आते हैं, एनिमल्स में ह्यूमंस भी आते हैं, ये बात को ध्यान में रखिएगा। दूसरा है सेप्रोफाइट हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, मीन एक न्यूट्रिशन का ऐसा प्रोसेस जिसमें ऑर्गेनिज्म मरे हुए डेड एंड डिकेइंग मैटर पे डिपेंड होते हैं अपने भोजन को लेने के लिए। ऐसे न्यूट्रिशन के प्रोसेस को जिसमें ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो डेड एंड डिकेइंग मैटर पे अपने भोजन के लिए डिपेंड होते हैं, उस न्यूट्रिशन के प्रोसेस को हम लोग सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन कहते हैं। एग्जाम्पल ईस्ट बैक्टीरिया, जिसे ई कोली भी कहा जाता है। मीन ई कोली एक बैक्टीरिया का नाम है। ब्रेड मोल्ड एंड मशरूम, ये सारे जो ऑर्गेनिज्म हैं वो सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन प्रोसेस करते हैं। जैसे मशरूम आपने देखा होगा, अक्सर वो गंदे जगहों पे ही ग्रो करता है, क्योंकि वो अपने भोजन के लिए वहाँ उसको न्यूट्रिशन का प्रोसेस कर पाता है, क्योंकि वहाँ डेड एंड डिकेइंग मैटर होते हैं, सड़ी गली चीज़ें मौजूद होती हैं। सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन में क्या होता है कि फूड जो होता है वो डाइजेस्ट होता है एक्सटर्नली, मीन फूड बाहर ही ब्रेकडाउन हो जाता है, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में टूट जाता है, और जो न्यूट्रिएंट्स होता है उसमें क्या इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं। ठीक, तो फूड डाइजेस्ट एक्सटर्नली होता है सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन में, और न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब हो जाते हैं, बाद में जो ऑर्गेनिज्म है उसे एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो एग्जाम्पल डिकम्पोजर्स, जो हम लोग खाद बन जाता है काउडंग से, काउडंग की मदद से जो खाद बन जाता है, तो भी क्या है वो ये बनता कैसे है, ये डिकम्पोजिशन के प्रोसेस से बनता है। तो ये जो डिकम्पोजिशन का प्रोसेस है वो डिकम्पोजिशर्स करते हैं, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े करते हैं, जिसकी वजह से काउडंग क्या हो जाता है, हमारे मेन्योर में कन्वर्ट हो जाता है, मेन्योर में कन्वर्ट हो जाता है। तो जो डिकम्पोजर्स है वो सेप्रोफाइटिक है, ये बात को ध्यान में रखिएगा, एक मार्क्स के क्वेश्चन में कभी कभी पूछ देता है। चलिए आगे देखते हैं। तीसरा है हमारा पैरासिटिक हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ये न्यूट्रिशन का एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो अपना फूड प्लांट्स एंड एनिमल से बिना उनको किल किए या हार्म किए पहुंचाते हैं, मीन अपना भोजन प्रिपेयर करते हैं, अपने भोजन को लेते हैं। मीन न्यूट्रिशन का एक ऐसा प्रोसेस जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना भोजन प्लांट्स या एनिमल्स से डिराइव करते हैं बिना उन्हें किल किए, बिना उन्हें मारे। जैसे आपके हो सकते हैं एस्केरिस, लीच, लाइस, अमरबेल एंड मॉस्किटो भी हो सकते हैं। मॉस्किटो भी पैरासिटिक हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन परफॉर्म करते हैं, क्योंकि वो भी मॉस्किटो क्या लेते हैं, अपना भोजन लेते हैं। मॉस्किटो भी अपना भोजन लेते हैं, पर ध्यान रहे वो आपको किल नहीं करते। और लीच, ये आपके आसपास में देखे होंगे, जू कह सकते हैं, जो बालों में छोटे छोटे कीड़े आते हैं, वो भी न्यूट्रिशन आपसे ही लेते हैं, बट वो आपको किल नहीं करते हैं। और एक आप पानी के दिनों में देखे होंगे जो पैरों पे चिपक जाती हैं, वो मुझे याद नहीं आ रहा, आप लोग समझ सकते हैं कि मैं क्या कहने की बात कर रहा हूँ। और मैंने कहा था ना एक प्लांट है जो हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन परफॉर्म करता है, वो है कैस्केटा, जिसे हम लोग अमर बेल भी कहते हैं। कैस्केटा अमर बेल भी हम लोग कहते हैं। ये क्या है, ये एक नॉन ग्रीन प्लांट है और परफॉर्म करता है पैरासिटिक हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, इसलिए ये हेटेरोट्रॉप्स है। मीन हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का ये थर्ड टाइप है पैरासिटिक न्यूट्रिशन, तो इसीलिए कसकट्टा भी हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन परफॉर्म करता है। इसी की वजह से ये प्लांट तो है पर क्या परफॉर्म करता है, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो आप लोग जैसे यहाँ देख सकते हैं, ये क्या है, ये कसकट्टा है। मीन ये बड़ा कैसे हुआ है, तो जिस प्लांट पे है ये, वो अपना भोजन इन्हीं से डिराइव करता है। जिस प्लांट्स पे ये आपको दिख रहा है ये सारे प्लांट्स, तो इसी प्लांट से ये अपना भोजन डिराइव करके अपने को ग्रो करता है, और अपने खुद ब खुद ग्रोथ करके, इनसे फूड लेकर के ग्रोथ करके अपने एरिया को वो स्प्रेड कर लेता है, ज़्यादा दूर तक फैला लेता है। तो आई होप यहाँ तक क्लियर हो। अब देखेंगे हम लोग न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में न्यूट्रिशन कैसे होते हैं, फिर आखिर में प्लांट्स न्यूट्रिशन का प्रोसेस कैसे करते हैं, कि वो अपने भोजन कैसे लेते हैं, एनर्जी की यूटिलाइजेशन कैसे करते हैं। तो वो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस के थ्रू करते हैं जिसे हम लोग फोटोसिंथेसिस कहते हैं। फोटोसिंथेसिस आपने क्लास 5 और 8 में तो पढ़ा ही होगा, तो ये आपको पूरी अच्छे से पता होगा कि फोटोसिंथेसिस किसे कहते हैं। तो एक ऐसा प्रोसेस जिसमें प्लांट्स अपना भोजन तैयार करते हैं सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर का यूज़ करके, इस्तेमाल करके, इस प्रोसेस को हम लोग फोटोसिंथेसिस कहते हैं। मीन एक ऐसा प्रोसेस जिसमें प्लांट्स अपना भोजन सनलाइट के प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के और वाटर जो कि सॉइल में मौजूद होता है, इनकी मदद से अपना भोजन तैयार करते हैं। इसी प्रोसेस को हम लोग फोटोसिंथेसिस कहते हैं। तो ये होता कहाँ है, तो ये ग्रीन प्लांट्स में होता है। मीन फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है वो ओनली ग्रीन प्लांट्स ही कर सकते हैं। मीन ग्रीन प्लांट्स किसे कह सकते हैं, ये बात पता होनी चाहिए। मीन क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्ट, मीन ऐसे प्लांट्स में
ऐसे प्लांट्स के लीफ में जिसमें क्लोरोफिल मौजूद हो, वैसे प्लांट्स ग्रीन प्लांट्स कहलाते हैं। मीन क्लोरोफिल क्या है? ये ग्रीन पिगमेंट है। क्लोरोफिल एक ग्रीन पिगमेंट है ऑफ लीफ प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट। ये पत्ते के अंदर हम लोग इसे डायग्राम की मदद से अच्छे से देखते हैं। बस यहाँ आप समझ लीजिए कि आखिर क्लोरोफिल है क्या। तो ये ग्रीन पिगमेंट है जो कि लीफ में मौजूद होता है, लीफ में क्लोरोप्लास्ट के अंदर मौजूद होता है, जिसकी वजह से जो पेड़ होते हैं वो हरे भरे होते हैं। इसी की वजह से जो प्लांट्स होते हैं वो ग्रीन होते हैं, तो इसीलिए इसे ग्रीन पिगमेंट भी कहा जाता है। और ये क्लोरोफिल ही के कारण ही पेड़ पौधे हरे भरे होते हैं। इसी की वजह से सिर्फ फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कंप्लीट हो पाता है। जिस भी प्लांट्स में क्लोरोफिल नहीं होगा उस प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। ये बात ध्यान में रखिएगा। देख लेते हैं इसे डायग्राम की मदद से कि आखिर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता कैसे है। तो आप देख सकते हैं सन से लाइट एनर्जी आ रही है, सन से लाइट एनर्जी आ रही है हमारे इन्वायरमेंट में CO2 है, इन्वायरमेंट में से CO2 एंड सोयल से वाटर लिया जा रहा है। और ये क्या होता है, ये सारे एक जगह लीफ में इकट्ठे होते हैं। क्या है? तो ये एक लीफ ले लेते हैं, इसमें इकट्ठे होते हैं, ये सारे एक जगह आते हैं। सारे लीफ में ऐसा होता है जरूरी नहीं कि एक ही लीफ से हो, सारे पत्तों में ऐसा होता है। अब हम इसको के क्रॉस सेक्शन को देखेंगे, मीन लीफ के अंदर के पार्ट्स को देखेंगे। तो चलिए हम लोग फर्दर आगे देखते हैं उसे। देखिए क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ है। तो मीन लीफ को जब क्रॉसली काटा गया, मीन अगर ये लीफ है ठीक, तो हमने इसको ऐसे काटा तो उसके अंदर का पार्ट्स हमें देखने को मिला कि आखिर ये लीफ होता कैसे है। तो देख लेते हैं। तो ये जो होता है, ये ऊपर वाला लेयर, ये ऊपर वाले लेयर को हम लोग क्यूटिकल कहते हैं। आप क्यूटिकल ध्यान रखिए, वैक्सी क्यूटिकल लिखा है, दोनों सही है। उसके नीचे वाले को हम लोग अपर एपिडर्मिस कहते हैं, जस्ट इस वाले पार्ट को अपर एपिडर्मिस कहते हैं। और ये जो है यहाँ से यहाँ तक, इसे हम लोग पेलिसेड मेसोफिल कहते हैं। ये पेलिसेड पैरेन्काइमा भी कहा जाता है। पैरेन्काइमा टिश्यूज के बारे में आपने 9th में पढ़ा होगा। और इस वाले को हम लोग स्पॉन्जी मेसोफिल या स्पॉन्जी पैरेन्काइमा कहते हैं। और ये जो खाली जगह दिख रहे हैं जगह जगह, उसे हम लोग एयर स्पेस कहते हैं। और ये नीचे वाले को हम लोग लोअर एपिडर्मिस कहते हैं। और फिर यहाँ एक वैक्सी क्यूटिकल कहते हैं। जो फ्लैक्सी पार्ट्स होता है ना, फ्लैक्सी पार्ट जो झड़ जाता है या सूखा पार्ट्स होता है पेड़ का ऊपर का, उसी को हम लोग वैक्सी क्यूटिकल कहते हैं। यहाँ हमारा है स्टोमाटा। क्या है ये जो है ये स्टोमाटा है। स्टोमाटा हम लोग आगे देखते हैं कि स्टोमाटा कैसा होता है। स्टोमाटा फर्दर ऐसे होता है। स्टोमाटा का इसे हम गार्ड सेल कहते हैं। और आगे हम लोग देखते हैं कि आखिर स्टोमाटा कैसे होते हैं। देख लीजिए, ये लीफ है, लीफ के अंदर छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिसे हम लोग स्टोमाटा कहते हैं। ये ओपन स्टोमाटा है, ये क्लोज स्टोमाटा है। अब इसको जूम करके हम लोग देखेंगे, ये माइक्रोस्कोप के व्यू से देखा गया, आप लोग बस समझने के लिए ध्यान रखिए। कभी कभार एग्जाम में इसके डायग्राम्स को लेकर के, जितने भी बायोलॉजी के डायग्राम है वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटा से लेकर के बड़ा तक। तो सबको देख लीजिएगा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन आने ही हैं, या केस बेस में आए या डायरेक्टली क्वेश्चन पूछें। तो अब ये स्टोमाटा, ये जो छोटे छोटे पोर्स दिख रहे हैं, इसी को हम लोग स्टोमाटा कहते हैं। अब इसके जूम्स, जब इसे माइक्रोस्कोप में जूम करके देखा गया तो स्टोमाटा कैसे दिखता है उसे देखते हैं। ये रहा हमारा स्टोमाटा का व्यू। ठीक, तो ये ओपन स्टोमाटा है, ये ओपन स्टोमाटा है, और ये क्लोज स्टोमाटा है, क्लोज्ड। इसे हम लोग इतना नहीं ध्यान रखना है, एपिडर्मिल सेल, इसको ध्यान में नहीं रखना है। आप यहाँ ध्यान दीजिए, स्टोमाटा का मेनली इतना पार्ट को ही पूछा जाता है। तो इसको हम लोग गार्ड सेल कहते हैं, इस इतने पार्ट्स को हम लोग गार्ड सेल कहते हैं। ये दोनों गार्ड सेल है, ये और ये, ठीक है। तो ये और ये वाला गार्ड सेल्स है। इनका क्या होता है, तो ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं ओपनिंग एंड क्लोजिंग के लिए। गार्ड सेल का काम क्या होता है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग, इनके खुलने और बंद होने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जो गार्ड सेल होते हैं वो इनके खुलने या बंद होने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि कब स्टोमाटा को ओपन होना है और कब स्टोमाटा को क्लोज होना है। जब भी फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करें तो इन्हें तो ओपन होना जरूरी है, जिससे कि सनलाइट को ये एब्जॉर्ब कर सके। और इससे जो बीच वाला पार्ट है इसे हम लोग स्ट्रोमा कहते हैं। स्ट्रोमा, जो बीच वाला पार्ट है उसे स्ट्रोमा कहते हैं। और जो ये आपको ग्रीन ग्रीन छोटे छोटे डॉट लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, उसे को हम लोग क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। और इसी क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो होते हैं हमारे क्लोरोफिल मौजूद होते हैं। इन्हीं क्लोरोप्लास्ट के अंदर। तो आप देख सकते हैं कि कितना डीपली आपको जूम करके यहाँ CBSE पढ़ा रही है, तो आपको इसके बारे में नॉलेज होना चाहिए। अब आते हैं कि स्टोमाटा का फंक्शंस क्या होता है। तो देख लीजिए, ये जो स्टोमाटा है इनके कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं। ठीक, स्टोमाटा के कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन की, ये स्टोमाटा देखने में तो छोटा है पर इसका काम क्या है, तो ट्रांसपीरेशन का प्रोसेस ये परफॉर्म करता है। अब ये ट्रांसपीरेशन क्या है, द प्रोसेस इन विच वाटर इज लॉस्ट एज अ वाटर वेपर इन एरियल प्लांट्स ऑफ द प्लांट थ्रू स्टोमाटा। जब प्लांट के पार्ट से वाटर की लॉस होती है, वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं, क्योंकि ड्यूरिंग डे जो ग्रीन प्लांट्स है वो फोटोसिंथेसिस करते हैं। क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। ट्रांसपीरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें फोटोसिंथेसिस के दौरान जो भी प्लांट्स है उनमें से वाटर की लॉस हो जाती है, वो वाटर वेपर से कन्वर्ट होकर चले जाते हैं। क्योंकि फोटोसिंथेसिस के थ्रू जो प्लांट्स सनलाइट को एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं, तो मीन क्या है, वो हीट एब्जॉर्ब कर रहे हैं, तो हीट है, तो जब वो पानी को हीट मिलेगा तो वो बॉयल होगा,
तो बॉयल होगा तो वो वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, जिससे कि प्लांट्स के कितने सारे प्लांट्स के अंदर जो पानी होता है वो वाटर वेपर में कन्वर्ट होकर के उनसे बाहर चला जाता है। इसी प्रोसेस को हम लोग बस ट्रांसपीरेशन कह देते हैं। ठीक, तो ये जो स्टोमाटा है वो ट्रांसपीरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और ये एक्सचेंज ऑफ गैसेज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन, जो कार्बन डाइऑक्साइड आते हैं, ऑक्सीजन जाते हैं, इन फोटोसिंथेसिस के दौरान या रेस्पिरेशन के दौरान जो गैसेज एक्सचेंज होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का आना और ऑक्सीजन का बाहर जाना, इसके लिए भी स्टोमाटा रिस्पॉन्सिबल होता है। ये बात को नोट कर लीजिएगा। प्लांट्स जो होते हैं वो स्टोर करते हैं ग्लूकोज, जो ग्लूकोज बनाते हैं। अब तो वो अपना फोटोसिंथेसिस के दौरान भोजन बना लिया, एनर्जी, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर लेकर के उन्होंने अपना ग्लूकोज फॉर्म कर लिया। क्या? ग्लूकोज। तो जो उनका ग्लूकोज होता है वो स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है। अभी तो एनर्जी बनी नहीं है, जब तक रेस्पिरेशन का प्रोसेस नहीं होगा एनर्जी कैसे फॉर्म होगी? तो इसलिए स्टार्च के फॉर्म में वो स्टोर होते हैं, ग्लूकोज बन जाते हैं और स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होते हैं। कहाँ? वैक्यूल्स में। सेल्स के जो वैक्यूल्स होते हैं, प्लांट्स के वैक्यूल्स, उसमें इस स्टार्च को स्टोर कर लिया जाता है और फिर फर्दर रेस्पिरेशन जब होता है तो ऑक्सीजन लेकर के ग्लूकोज को कन्वर्ट करके एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया जाता है। और ह्यूमंस में जो होता है या एनिमल्स में जो ग्लूकोज होता है वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होता है। प्लांट्स ने फोटोसिंथेसिस के थ्रू तो अपना एनर्जी बना लिया, मीन ग्लूकोज फॉर्म किया, तो वो ग्लूकोज जो होता है स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है। और एनिमल्स में वो ग्लूकोज जो होता है वो ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर होता है। अब हम लोग देखेंगे कि फोटोसिंथेसिस जेरोफाइट्स किसे कहते हैं? जेरोफाइट्स मीन डिजर्ट प्लांट। तो ये फोटोसिंथेसिस जेरोफाइट्स में कैसे होते हैं? तो देख सकते हैं क्या होता है, नाइट में डिजर्ट प्लांट्स CO2 लेते हैं। मीन प्लांट्स को फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट थी? सनलाइट की, मीन एक सनलाइट की, CO2, H2O हो गया, 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है मेनली। तो अब नाइट के समय अब हमें पता है कि डिजर्ट प्लांट्स में वाटर बहुत ही कम होता है, क्योंकि वहाँ जो डिजर्ट्स हैं तो वहाँ लैक ऑफ वाटर होता है, H2O की, पानी की बहुत कमी होती है। तो प्लांट्स कैसे कैसे सर्वाइव कर पाते हैं वो प्लांट्स ही जानते हैं। ठीक, तो H2O की कमी होती है, तो अगर डे में वो फोटोसिंथेसिस करेंगे तो ट्रांसपीरेशन के थ्रू उनकी पानी तो लॉस हो जाएगी, तो फिर बाकी अपने फ्यूचर के लिए, अपनी ग्रोथ के लिए पानी वो कहाँ से मिलेगा? तो इसी के लिए क्या करते हैं कि नाइट में डिजर्ट प्लांट CO2 ले लेते हैं ओपन स्टोमाटा के थ्रू, क्योंकि वो ड्यूरिंग डे स्टोमाटा ओपन नहीं कर सकते, कि अगर स्टोमाटा ओपन करते हैं तो सनलाइट की मदद से, सनलाइट जो हीट है वो आकर के और उनके पानी को लॉस कर देगी ट्रांसपीरेशन का प्रोसेस करके, मीन जो भी प्लांट्स के अंदर पानी मौजूद होगा वो वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसीलिए क्या करते हैं प्लांट्स, जो डिजर्ट प्लांट्स है, जो मीन कह सकते हैं बलुई मिट्टी की जगह पर रहते हैं, जैसे राजस्थान सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। राजस्थान में जितने भी पेड़ पौधे हैं तो डिजर्ट प्लांट्स, तो उनमें क्या करते हैं वो रात को इंटरमीडिएट प्रोसेस करते हैं, CO2 ले लेते हैं ओपन स्टोमाटा के थ्रू रात में, नाइट में, और इंटरमीडिएट प्रोसेस करते हैं, आधा अधूरा प्रोसेस करके क्या बनाते हैं, एक सब्सटेंस फॉर्म करते हैं जिसे मैलिक एसिड कहा जाता है, और इसे वैक्यूल्स में स्टोर कर देते हैं। इन प्लांट्स के सेल्स के अंदर जो वैक्यूल्स होता है, ये नाइट में अपने वैक्यूल्स के बारे में पढ़ा होगा, उनके फंक्शंस के बारे में। तो इसके वैक्यूल्स का काम होता है स्टोरेज का मेनली ये फंक्शंस करता है। तो क्या करते हैं, इंटरमीडिएट प्रोसेस करके मैलिक एसिड बनाते हैं जो सेल्स के वैक्यूल में स्टोर होता है। और क्या होता है, दिन में सनलाइट को एब्जॉर्ब करके मैलिक एसिड को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देते हैं थ्रू केमिकल रिएक्शन, और इस तरीके से वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करते हैं। बस इसकी वजह से, क्योंकि उनका वाटर लॉस ऑफ वाटर ना हो, इसके लिए वो जेरोफाइट्स इस तरीके के प्रोसेस से फोटोसिंथेसिस करते हैं। क्योंकि जो भी जेरोफाइट्स हैं उनके अंदर पानी बहुत कम होता है। आपको पता है डिजर्ट एरिया में पानी की कमी होती है, पानी बहुत ही कम मात्रा में, पानी ना के बराबर होता है। तो पानी की लॉस ना हो, इससे बचाने के लिए वो इस प्रोसेस के थ्रू अपना जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कर अपने भोजन को तैयार करते हैं। अब देखते हैं न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग, हमारे चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। लेकिन अब ह्यूमन बीइंग में न्यूट्रिशन कैसे होता है या एनिमल्स में न्यूट्रिशन कैसे होता है? तो न्यूट्रिशन जो ह्यूमन बीइंग में न्यूट्रिशन होता है वो इंक्लूड करता है इजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। सॉरी दोस्तों, यहाँ इजेशन रहेगा, आई रहेगा। ठीक, इजेशन मीन फूड को लेना ही इजेशन कहलाता है। डाइजेशन, ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपल सब्सटेंस, कॉम्प्लेक्स फूड का सिंपल सब्सटेंस में टूटना ही डाइजेशन कहलाता है। एब्जॉर्प्शन, फूड जो भी डाइजेस्टेड हो गया उनको एब्जॉर्ब करना, सेल्स तक पहुंचाना, एब्जॉर्प्शन। एसिमिलेशन, जो एब्जॉर्ब फूड है उनको एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए, सेल्स या टिश्यू को रिपेयर करने के लिए उन्हें दे देना, सेल्स के पास पहुंचा देने को ही एसिमिलेशन कहते हैं। और इजेशन, जो भी अनडाइजेस्टेड फूड है उन्हें रिमूव कर देना, बॉडी से बाहर निकालने ही इजेशन कहते हैं, जो आप लोग सुबह सुबह करते हैं, तो उसी को इजेशन कहते हैं। अब आइए डायग्राम की मदद से इसे देखते हैं। तो दोस्तों ये हमारा है पार्ट्स, मतलब जो भी न्यूट्रिशन है उसका पार्ट्स है, देखते हैं। ये जो है हमारा बकल कैविटी मीन माउथ है, ठीक, इसके अंदर टंग है, इसके बारे में हम लोग आगे पूरा पढ़ते हैं। और ये जो है ओसोफेगस है, ओसोफेगस मीन फूड पाइप, ओसोफेगस को फूड पाइप भी कहा जाता है, फूड पाइप। ठीक, इसी के साथ एक और पाइप जुड़ा होता है जिसे हम लोग ट्रैकिया कहते हैं। वो हम लोग रेस्पिरेशन में देखेंगे कि ट्रैकिया क्या होता है, जिसके थ्रू हमें ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज होते हैं, गैसेस के एक्सचेंज होते हैं। ठीक, और ये हमारे स्टमक है, ये स्टमक, ये स्मॉल इंटेस्टाइन, ये लार्ज इंटेस्टाइन, ये लार्ज इंटेस्टाइन है। और यहाँ कुछ एसोसिएटेड ऑर्गन भी होते हैं, जैसे पेंक्रियाज, ये एसोसिएटेड ऑर्गन है। न्यूट्रिशन में इसका कोई काम नहीं होता है,
बट ये इससे एसोसिएट होता है, इससे जुड़ा हुआ होता है और अपना न्यूट्रिशन के प्रोसेस में मीन इस प्रोसेस को करने में अपना कुछ कंट्रीब्यूशन देता है। और लीवर भी यहाँ है, यहाँ बाइल डक्ट है, ये बाइल डक्ट है, ये गॉल ब्लैडर है, ठीक। और ये जो दिख रहा है डायफ्राग्राम, ये भी आप लोग को रेस्पिरेशन पढ़ना है कि डायफ्राग्राम का फंक्शंस क्या होता है, ठीक। सिस्टोल या रेस्टोल ये इसका काम है, तो वो आगे आप लोग पढ़ेंगे जब रेस्पिरेशन का पार्ट्स आपको देखने को मिलेगा। तो ध्यान रखिएगा, जो गॉल ब्लैडर है, बाइल डक्ट है, लीवर है, पैंक्रियाज है, ये एसोसिएटेड ऑर्गन होते हैं, ये इस न्यूट्रिशन को प्रोसेस करने में अपना कुछ कंट्रीब्यूशन देते हैं। आपने लार्ज इंटेस्टाइन देख ही लिया, इसे लार्ज इंटेस्टाइन ये एनस है। आई होप आप लोग इन्हें समझ रहे हो, एनस की बात करिए जिसके थ्रू आप अनडाइजेस्टेड फूड को बाहर निकालते हैं सुबह सुबह। अब देखते हैं हम लोग जितने भी न्यूट्रिशन के प्रोसेस को करने के लिए, मीन डाइजेशन के प्रोसेस को करने के लिए जितने भी ऑर्गन्स क्या क्या काम करते हैं, उनके क्या क्या फंक्शंस है, वो कैसे डाइजेशन के प्रोसेस को कंप्लीट करके न्यूट्रिशन के प्रोसेस को कंप्लीट करने में मदद करते हैं। तो उन सारे पार्ट्स को हम लोग देखते हैं कि आखिर उनका फंक्शंस क्या होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला है हमारा बकल कैविटी मीन माउथ। पहले तो हम लोग माउथ से ही हमारा स्टार्ट होगा कि हम फूड को लेंगे, फिर डाइजेस्ट होगा, एब्जॉर्ब होगा। तो माउथ मीन माउथ बकल कैविटी, जिसे बकल कैविटी भी कहा जाता है। इसके अंदर टीथ होते हैं, वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं कटिंग, च्यूइंग, ग्राइंडिंग और फूड को तोड़ना, मिक्स करना, उसे जो भी बनाना है छोटे छोटे टुकड़ों में करना, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। उसके अंदर एक टंग नाम का चीज़ होता है जिसे जबान कहा जाता है, जीभ, जो कि वोलेंट्री मसल है, जिसे आप अपने अकॉर्डिंग कंट्रोल कर सकते हैं। टंग के पास टेस्ट बर्ड्स होते हैं, उस टेस्ट बर्ड्स का नाम है गुस्टेटरी रिसेप्टर्स। गुस्टेटरी रिसेप्टर्स ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं टेस्ट के लिए, स्वाद के लिए, कि हम जो भी टेस्ट कर रहे हैं वो कैसा होगा, मीठा है, खट्टा है, ये हमें कैसे पता चलता है। तो ये गुस्टेटरी रिसेप्टर्स होते हैं, इसी की वजह से हमें वो टेस्ट का पता चलता है। हमारे माउथ के अंदर सैलिवरी ग्लैंड होते हैं, जिसे जो सैलिवरी अमाइलेस रिलीज करते हैं। ये सैलिवरी अमाइलेस क्या है, एक एंजाइम है। एंजाइम के फंक्शंस आप लोग जान लीजिए, ये क्या करते हैं, किसी भी रिएक्शन को तेजी से करने में मदद करते हैं। देखिए अगर एंजाइम्स नहीं होंगे तो डाइजेशन का प्रोसेस होने में बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा, पर एंजाइम क्या करते हैं, रेट ऑफ स्पीड बढ़ा देते हैं, रेट ऑफ इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन के स्पीड को इंक्रीज कर देते हैं। तो एंजाइम का काम होता है। तो ये सैलिवरी ग्लैंड सैलिवरी अमाइलेस रिलीज करता है, जो कि लुब्रिकेशन, फूड के लुब्रिकेशन होने के लिए, वो थोड़ा एक्वस फॉर्म में फूड हो जाए और कार्बोहाइड्रेट के पार्शियल डाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। फूड के अंदर एक प्रोसेस होता है, फूड के अंदर एक प्रोसेस होता है जिसे मैस्टिकेशन कहा जाता है। मैस्टिकेशन किसे कहते हैं, च्यूइंग, कटिंग, ग्राइंडिंग, मिक्सिंग एंड लुब्रिकेशन ऑफ फूड। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मैस्टिकेशन। मीन च्यूइंग, ग्राइंडिंग, कटिंग, मिक्सिंग, लुब्रिकेशन होना, फूड का ये सारे प्रोसेस होना, तो ही मैस्टिकेशन कहा जाता है। फेरिक्स, फेरिक्स क्या है, फेरिक्स कॉमन चेंबर ऑफ बकल एंड नसल कैविटी। नसल कैविटी मीन नोज, नोज ये कॉमन चेंबर है, कॉमन प्लेस है, कह सकते हैं कॉमन प्लेस है, जहाँ बकल और नसल कैविटी दोनों मीट करते हैं। हम ऊपर डायग्राम की मदद से देखते हैं। तो ये जो पार्ट्स है ना, कि इसे हम लोग फेरिक्स कहते हैं, फेरिक्स, ठीक। मीन कह सकते हैं, ये देखिए ये नसल कैविटी है, नसल कैविटी है और ये बकल कैविटी है, तो ये कहाँ मीट कर रहे हैं, ही ना। तो ये जो कॉमन चेंबर है इसी को फेरिक्स कहते हैं। चलिए हम लोग अब आगे देखते हैं। उसके बाद है ओइसोफेगस। ओइसोफेगस में फूड पाइप, इसके क्या काम होता है, तो ओइसोफेगस के अंदर कोई भी डाइजेशन नहीं होता है। इसमें जो फूड का मोशन होता है, फूड का जो मूवमेंट होता है वो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के थ्रू होता है। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या होता है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स। मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, रिलैक्स होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, रिलैक्स होते हैं। क्योंकि अगर आप उल्टा होकर भी खाना खाते हैं तो पेट में ही क्यों जाते हैं, बाहर क्यों नहीं आते। मीन अगर आप उल्टा है फिर भी खाना खाइएगा तो आपके पेट के साइड ही क्यों जाते हैं, उन्हें तो बाहर नीचे आना चाहिए। तो इसी की वजह से होता है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट की वजह से, कि रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होता है। एक बार वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा फूड को, फिर रिलैक्स करेगा, जिसकी वजह से वो आगे फर्दर मूव होते हैं। तो यह पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन है स्टमक। स्टमक क्या होता है, स्टमक के अंदर फिजिकल एंड केमिकल डाइजेशन दोनों होते हैं। फिजिकल डाइजेशन ऐसे बिना एंजाइम्स की मदद से जो भी डाइजेशन हो, कटना, टूटना, छोटे छोटे टुकड़ों में बंटना, वो फिजिकल डाइजेशन। एंड केमिकल डाइजेशन मीन ऐसे डाइजेशन जो एंजाइम्स की मदद से डाइजेस्ट हो, मीन ऐसे डाइजेशन के प्रोसेस जिसमें एंजाइम्स की मदद लगे, उनकी कंट्रीब्यूशन हो, बिना एंजाइम्स के वो डाइजेस्ट ना हो, तो उसी डाइजेशन को हम लोग केमिकल डाइजेशन कहते हैं। स्टमक का जो शेप होता है वो जे शेप का होता है, मीन कह सकते हैं इस तरीके का जो स्टमक होता है, ठीक। तो इस तरीके का स्टमक होता है, वो आगे हम लोग पार्ट्स में देख लेते हैं। स्टमक के अंदर कुछ गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं, एक गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है जो गैस्ट्रिक जूसेस सिक्रीट करता है। तो गैस्ट्रिक जूसेस हैं, पहला है एचसीएल, दूसरा है म्यूकस, तीसरा है पेप्सिन एंड रेनिन, ठीक। तो एचसीएल का काम क्या है, एचसीएल का काम है किल्स पैथोजन प्रेजेंट इन फूड। फूड के अंदर जितने भी पैथोजेंस होते हैं जो हम लोग खाते हैं, उसके अंदर जो भी बैक्टीरिया होते हैं उनको एचसीएल किल करता है, मार देता है, और फूड्स को एसिडिक बनाता है। क्योंकि जो पेप्सिन और रेनिन है ये सिर्फ एसिडिक मीडियम पे ही एक्ट करते हैं। तो एचसीएल काम है कि पैथोजन को किल करता है, फूड्स को एसिडिक बनाता है। जो क्योंकि पेप्सिन और रेनिन जो है, ये पेप्सिन रेनिन है, ये सिर्फ एसिडिक मीडियम पे ही एक्ट करते हैं। उसके बाद है ये म्यूकस। म्यूकस क्या होता है, जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है। म्यूकस जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है जो हमें एचसीएल के इफेक्ट से बताता है, क्योंकि आप लोगों को पता है एचसीएल कितना हाई एसिडिक गैस है, एसिडिक मीन हाईली एसिडिक है। एचसीएल जो है वो हाईली एसिडिक एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है एचसीएल। तो इसका इफेक्ट होगा, तो म्यूकस क्या करता है, हमें उसे प्रिवेंट करता है।
पेप्सिन एंड रेनिन क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं पार्शियल डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। ये भी है, पेप्सिन एंड रेनिन क्या है, एंजाइम्स है, एंजाइम्स है, ठीक। तो ये पेप्सिन और रेनिन पार्शियल डाइजेशन ऑफ प्रोटीन का, पार्शियल मीन आधा अधूरा प्रोटीन को डाइजेस्ट करते हैं, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये पेप्सिन रेनिन डाइजेस्ट है। रेनिन है चिल्ड्रन, बच्चों के लिए है, चिल्ड्रन के लिए, चाइल्ड के लिए। अब जो पेप्सिन है वो बड़ों के लिए, मीन ये सिर्फ चाइल्ड के लिए है रेनिन, बाकी पेप्सिन जो है वो सारे एडल्ट मेल्स के लिए है। अब देख लेते हैं पार्ट्स ऑफ स्टमक, स्टमक के पार्ट्स। ये स्टमक के पार्ट्स हैं, ठीक। तो आपको उतना नहीं ध्यान देना है, स्टमक के पार्ट्स हैं, तो इसे ही हम लोग ऊपर वाले को फंडस करते हैं, इतने पार्ट्स को। और इसको हम लोग कार्डियक कहते हैं, कार्डियक। और ये जो भी इतना पार्ट है इसे हम लोग फाइलोनिक कहते हैं, मीन फंडस, फंडस, कार्डियक। मेन 3 पार्ट्स होते हैं स्टमक के, कार्डियक एंड फाइलोनिक, फाइलोनिक। मीन स्टमक के मेनली 3 पार्ट्स होते हैं, ठीक। आप लोग यहाँ तक क्लियर है? चलो आप देखते हैं। लीवर जो कि एसोसिएटेड ऑर्गन है, मैंने पहले ही बताया था। तो ये एक लार्जेस्ट ग्लैंड है, बाइजूस सीक्रेट करता है जो कि गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है। ध्यान रखिएगा, लीवर सीक्रेट करता है बाइजूस जो कि गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है। क्या होता है? स्टोर होता है। और फिर फर्दर गॉल ब्लैडर क्या करता है? बाइजूस रिलीज करता है। तो बाइजूस का फंक्शन क्या है? तो ये मेक्स द फूड अल्कलाइन, फूड को जो बेसिक फूड होता है उसे बेसिक नेचर में बना देता है, अल्कलाइन बना देता है, मीन बेसिक बना देता है। और क्या करता है? एमल्सिफाई फैट इनटू फैट ग्लोब्यूल्स, फैट को डाइजेस्ट करता है, फैट को पार्शियल डाइजेशन करता है, इसके छोटे छोटे टुकड़ों में फैट ग्लोब्यूल्स में तोड़ देता है। जैसे ये फैट्स है, इसको क्या करता है? वो छोटे 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 टुकड़ों में ऐसे तोड़ देता है, फैट ग्लोब्यूल्स में तोड़ देता है। तो ये फूड को एसिडिक बनाता है और फैट को एमल्सिफाई करके फैट ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट कर देता है। उसके बाद है पेंक्रियाज। पेंक्रियाज क्या है? एसोसिएटेड ऑर्गन है पेंक्रियाज भी। इसे मिक्स ग्लैंड कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये एंजाइम्स एंड हार्मोन, एंजाइम्स एंड हार्मोन दोनों रिलीज करता है, दोनों सीक्रेट करता है। मिक्स ग्लैंड है क्योंकि पेंक्रियाज ही एक ऐसा ऑर्गन है जो एंजाइम्स एंड हार्मोन दोनों सीक्रेट करता है। ये पेंक्रियाज कुछ पेंक्रियाटिक जूस और मतलब पेंक्रियाटिक जूस सीक्रेट करता है जिसमें कुछ एंजाइम्स होते हैं। जो पेंक्रियाज है वो पेंक्रियाटिक जूस सीक्रेट करते हैं जिसके अंदर कुछ एंजाइम्स होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं? तो वो ट्राइप्सिन, लाइपेज, पेंक्रियाटिक। ट्राइप्सिन मीन प्रोटीन को कंप्लीट डाइजेस्ट कर देता है। और लाइपेज, लाइपेज जो फैट ग्लोब्यूल्स हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में फैट्स टूटे थे उनको पूरी तरह डाइजेस्ट कर देता है, पूरी तरह छोटे छोटे टुकड़ों में डाइजेस्ट कर देता है, ठीक। और ये पैंक्रियाटिक एमाइलेज से बीटा एमाइलेज कर सकते हैं। इसका क्या काम है? कार्बोहाइड्रेट को कंप्लीटली डाइजेस्ट कर देता है। यहाँ सारे न्यूट्रिएंट्स डाइजेस्ट हो गए हैं। हमारे 3 मेनली न्यूट्रिएंट्स है, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन। तो फाइनल डाइजेशन हो गया है प्रोटीन का ट्रैप्सिन की मदद से, लाइपेज की मदद से फैट ग्लोब्यूल्स भी, मीन फैट्स का भी पार्शियल डाइजेशन हो गया है, और पैंक्रियाटिक एमाइलेज की मदद से कार्बोहाइड्रेट भी कंप्लीटली डाइजेस्ट हो गया। ठीक। अब जो भी डाइजेस्टेड फूड है वो कहाँ आएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा। ये 6 मीटर लॉन्ग ट्यूब है। मीन हमने जहाँ तक देखा था बकल कैविटी से लेकर एनस तक, ये माउथ से लेकर एनस तक, इसको हम लोग एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल ये 9 मीटर का होता है, ये टोटल 9 मीटर का होता है, जिसमें से हमारी 6 मीटर का स्मॉल इंटेस्टाइन होता है। हम कह सकते हैं कि एलिमेंट्री कैनाल का, जो एलिमेंट्री कैनाल का सबसे बड़ा पार्ट कौन सा है? तो स्मॉल इंटेस्टाइन। नाम तो छोटा है, स्मॉल है, तो इसे कंफ्यूज मत होइएगा, पर स्मॉल इंटेस्टाइन सबसे बड़ा पार्ट है हमारे एलिमेंट्री कैनाल का, ठीक। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करते हैं? इंटेस्टाइनल जूस सीक्रेट करता है, जो इसमें कुछ एंजाइम्स होते हैं जो कि जो भी बचे कुचे फूड्स होते हैं उनको फाइनल डाइजेस्ट कर देता है। और ये एक साइट है, मीन ये ऐसा जगह है जहाँ कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है, जो भी बचे कुछ फूड्स हैं वो पूरी तरह डाइजेस्ट हो जाते हैं, मीन साइट ऑफ फाइनल डाइजेशन है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन। क्वेश्चन पूछ देगा कि साइट ऑफ फाइनल डाइजेशन, ये एमसीक्यू में पूछे तो क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन में फाइनल डाइजेशन, स्मॉल इंटेस्टाइन में फाइनल डाइजेशन होते हैं, इसलिए इसे साइट ऑफ फाइनल डाइजेशन कहा जाता है। ऑल्सो साइट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, यहाँ आधा अधूरा फूड्स का एब्जॉर्प्शन हो पाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो होते हैं, अगर स्मॉल इंटेस्टाइन देखें तो ऐसे होते हैं, ऐसे मीन कह सकते हैं, ठीक, ऐसे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं उलझे हुए, तो इसके अंदर कुछ ऐसे विलाई लाइक, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक। तो इसका क्या फंक्शन होता है? जिसे विलाई कहते हैं। तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर विलाई नाम का एक स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर आगे हम लोग देखते हैं। मीन ऐसे हेयर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के ट्यूब में। तो इसका फंक्शंस क्या होता है? तो इसी को विलाई कहते हैं। विलाई के फंक्शंस देख लेते हैं। ये सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं एब्जॉर्प्शन के लिए। जो विलाई है वो सरफेस एरिया इंक्रीज कर देता है एब्जॉर्प्शन के लिए, कि फूड जो है वो अच्छी तरह से, मीन पूरी तरह से डाइजेस्ट हो, क्या हो? डाइजेस्ट हो, पूरी तरह से फूड डाइजेस्ट हो, ठीक। और फूड इज यूटिलाइज फॉर ऑब्टेनिंग एनर्जी, बिल्डिंग अप न्यूट्रिशन एंड रिपेयर ऑफ ऑल टिश्यू। जो विलाई है वो रिचली सप्लाइड होती है ब्लड वेसल्स के साथ। मीन जो वो कह सकते हैं हम कि जो विलाई है इसका जो ब्लड वेसल्स हैं, ब्लड वेसल्स, इसके साथ इसका कनेक्शन बहुत ज़्यादा होता है, ब्लड वेसल्स के साथ ये बहुत ज़्यादा कनेक्ट होती है। तो क्या कहते हैं, जो एब्जॉर्ब हो जाते हैं फूड, तो वो एनर्जी मिलती है वो उस ब्लड वेसल्स के थ्रू सारे सेल्स के पास ट्रांसफर कर देती है, तो इजीली सारे सेल्स को एनर्जी मिल जाती है। अब देख लेते हैं हम लोग पार्ट्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के भी पार्ट्स होते हैं, देखिए
ये जो यहाँ तक हमारा क्या था, स्टमक था, स्टमक था। उसके बाद ये जैसे ही स्टार्ट होता है तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन का यहाँ से पार्ट होता है जिसे हम लोग डुओडेनम कहते हैं, और ये जो बीच वाला पार्ट है उसे जेजुनम कहते हैं, लास्ट वाले पार्ट को इलियम कहते हैं। तो जेजुनम, डुओडेनम, जेजुनम, इलियम, क्लियर है? डुओडेनम, जेजुनम, इलियम, ये स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट्स हैं। आई होप यहाँ तक क्लियर हो। उसके बाद देखते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। तो लार्ज इंटेस्टाइन का जो साइज होता है 1.5 मीटर लॉन्ग होता है। यह फूड जो भी हमारे मिनरल्स या जो भी बचे कुछ फूड्स हैं वो डाइजेस्ट हो जाते हैं कम्प्लीटली। तो जो भी बचे कुछ फूड्स हैं वो डाइजेस्ट हो जाते हैं। वो 1.5 मीटर लॉन्ग है लार्ज इंटेस्टाइन, जिसे हम लोग कोलन भी कहा जाता है। ठीक। रेक्टम, लार्ज इंटेस्टाइन के बाद जो ऑर्गन आएगा वो है रेक्टम। ये रिस्पॉन्सिबल होता है स्टोरेज ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड, जो डाइजेस्ट नहीं हो पाया है या जो बच गया है, जो डाइजेस्ट ही नहीं हो पाएगा, तो उसके मीन वो स्टोर होगा ना कहीं। हमारे बॉडी के अंदर रेक्टम एक ऑर्गन है जहाँ अनडाइजेस्टेड फूड स्टोर होता है। उसके बाद आता है हमारा एनस। एनस रिस्पॉन्सिबल होता है रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। आपको पता होगा एनस क्या है, जहाँ से अनडाइजेस्टेड फूड बाहर आता है। जब सुबह सुबह आप लोग जाते हैं ना फ्रेश होने के लिए, तो जो अनडाइजेस्टेड फूड है बाहर आ जाता है, तो वही एनस है। एनसीईआरटी में स्पिंस्टर मसल के बारे में जिक्र किया है। तो स्पिंस्टर मसल ढेर सारे होते हैं, पर अभी दो ही आप सबको ध्यान में रखना है, एनस स्पिंस्टर, जेस्टिक स्पिंस्टर। स्पिंस्टर, ठीक, एनस स्पिंस्टर, जेस्टिक स्पिंस्टर। स्पेलिंग थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, आप लोग इसके रट लीजिएगा, ध्यान में याद कर लीजिए। एनस स्पिंस्टर का काम क्या है, कंट्रोल एंड रेगुलेट द कमिंग आउट ऑफ, एनएस स्पिंस्टर का काम है कंट्रोल एंड रेगुलेट द कमिंग आउट ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। एनएस में ये जहाँ से अनडाइजेस्टेड फूड रिमूव होते हैं वहाँ मौजूद होते हैं, जिसकी वजह से आपको जब प्रेशर आता है तो आप उसे कंट्रोल कर पाते हैं, रेगुलेट कर पाते हैं इस स्पिंस्टर मसल के कारण। और यही क्या इसका काम क्या होता है, कंट्रोल एंड रेगुलेट द कमिंग आउट ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। जो अनडाइजेस्टेड फूड है उन्हें बाहर आना है, कैसे आना है, कितना आना है, तो वही कंट्रोल एंड रेगुलेट करते हैं हमारे एनएस स्पिंस्टर। क्योंकि आपको जब प्रेशर आता है तो आप उसे कंट्रोल कर पाते हैं क्योंकि वहाँ स्पिंस्टर मसल होते हैं। उसके बाद है जेस्टिक स्पिंस्टर। जब फूड स्टमक के में आता है तो आप सबको सोचिए कि जब हम अगर उल्टा होते हैं तो फिर जो फूड है वापस से क्यों नहीं आ जाता, फूड फाइव के थ्रू वापस से बाहर क्यों नहीं आ जाता है। तो इसी की वजह से जेस्टिक स्पिंस्टर होता है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ फूड। मीन फूड का सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट होना। जब एक डायरेक्शन में मूव कर गया तो उसके लिए वो जो जेस्टिक स्पिंस्टर है वो अपने को कंट्रैक्ट कर लेता है, मीन अपने को बंद कर लेता है, जिसकी वजह से फूड वापस से बैक नहीं जा पाता है, मीन जिस तरीके से आया था उधर नहीं जा पाता है। ठीक। न्यूट्रिशन इन अमीबा, अब देखेंगे न्यूट्रिशन इन अमीबा। तो आप लोग ये कर सकते हैं, बहुत ईजी है। मान लीजिए ये अमीबा है, ठीक है, न्यूक्लियस है, तो इसने फूड को देखा तो ये क्या करेगा, फूड को एक्वायर करने के लिए अपने को थोड़ा सा फैलाएगा, और फिर फर्दर ये इसको एक्वायर कर लेगा। तो ये न्यूट्रिशन इन अमीबा बहुत ईजी है, आप लोग बुक्स की मदद से इसे सॉल्व कर लीजिए। वीडियो ज़्यादा लेंदी ना हो इसकी वजह से हम इसे यहाँ कंप्लीट नहीं करा रहे। चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं। वाई हर्बीवोर्स हैव लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन देन कार्निवोर्स। ऐसा कहा जाता है कि हर्बीवोर्स जो होते हैं, ये जो घास फूस खाते हैं, मीन शाकाहारी, उनके जो स्मॉल इंटेस्टाइन होते हैं वो जो स्मॉल इंटेस्टाइन होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं एज कम्पेयर टू कार्निवोरस से बड़े होते हैं। तो क्यों होते हैं, तो हर्बीवोर्स हैव लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन देन कार्निवोरस बिकॉज दे ईट प्लांट एंड ग्रास बेस्ड फूड्स हाई इन सेलुलोज। आपको पता होगा कि प्लांट्स के सेल्स के अंदर एक सेलुलोज नाम का पार्ट्स होता है, सेल्स के अंदर सेलुलोज नाम का एक कंपोनेंट होता है, तो इसको डाइजेस्ट होने में बहुत ज़्यादा ये टाइम लेता है। जितने भी प्लांट बेस है तो उसके अंदर प्लांट सेल होगा, प्लांट सेल के अंदर सेलुलोज प्रेजेंट होता है, जबकि एनिमल सेल के अंदर ये एब्सेंट होता है। तो सेलुलोज को डाइजेस्ट होने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लेता है, सेलुलोज डाइजेस्ट होने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लेता है। इसलिए हर्बीवोर्स, क्योंकि जितना लंबा स्मॉल इंटेस्टाइन होगा विलाई भी उतना ज़्यादा होगा, तो इसकी वजह से उनका स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, क्योंकि ये ज़्यादा समय लेता है। तो जितना बड़ा स्मॉल इंटेस्टाइन होगा उतना अच्छे से वो डाइजेस्ट हो पाएगा, क्योंकि वो ज़्यादा टाइम लगेगा। तो उसी के डाइजेशन के लिए उन लोग का जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है वो बड़ा होता है। और जबकि कार्निवोर्स तो वैसे खाते नहीं हैं, हम लोग तो मेनली एनिमल्स खाते हैं या फूड खाते हैं, पर ग्रास व्रास नहीं खाते हैं हम लोग डायरेक्ट फ्रूट खाते हैं, वेजिटेबल्स खाते हैं। तो इसी की वजह से हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, एक बात यहाँ है, हम लोग ओमनीवोरस हैं, ध्यान में है ना, हम लोग ओमनीवोरस हैं, कंफ्यूज मत होइएगा। ओमनीवोरस, कार्निवोरस और हर्बीवोरस आपने क्लास 5 में पढ़ा होगा। तो ओमनीवोरस का स्मॉल इंटेस्टाइन मीडियम होता है, जबकि कार्निवोरस का स्मॉल इंटेस्टाइन स्मॉल होता है, छोटा होता है। क्योंकि कार्निवोरस जैसे लाइन हो गए, ये सारे क्या खाते हैं, फ्लेश खाते हैं, मीन मीट, मांस मछली खाते हैं। तो वो तो प्लांट बेस्ड खाते नहीं है, जिसमें सेलुलोज डाइजेस्ट होता नहीं है। मीन एनिमल सेल में क्या होता है, सेलुलोज एब्सेंट होता है, तो उसे डाइजेस्ट करने के लिए हमें रिक्वायरमेंट ही नहीं पड़ेगी। जब सेलुलोज को डाइजेस्ट ही नहीं करना पड़ेगा, जब सेलुलोज को डाइजेस्ट ही नहीं करना पड़ेगा, तो वो तो ईजिली कम टाइम में ही डाइजेस्ट हो जाएगा जो भी फूड है। इसी की वजह से जो कार्निवोरस का स्मॉल इंटेस्टाइन है वो छोटा होता है, कार्निवोरस मीन कह सकते हैं कार्निवोरस का जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है वो बड़ा होता है कार्निवोरस है। मीन हर्बीवोरस का जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो कार्निवोरस के कंपेरिजन में बड़ा होता है, क्योंकि वो प्लांट बेस फूड खाते हैं जो कि रिच इन सेलुलोज होता है। और सेलुलोज क्या करता है, ज़्यादा टाइम लेता है डाइजेस्ट होने के लिए। यहाँ हमारा न्यूट्रिशन का प्रोसेस कंप्लीट होता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा, कभी कभार पूछता है। तो यहाँ के लिए तब तक के लिए थैंक यू। सब्सक्राइब कीजिएगा नेक्स्ट पार्ट को देखने के लिए, एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, क्योंकि मैंने हर एक पॉइंट सिलेक्ट प्रोसेस के हर एक पॉइंट्स को डिटेलिंग समझाया है, पूरे हर एक पॉइंट्स को इंक्लूड किया है। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।